नमस्कार कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे छंद। आपके परीक्षा में छंद से संबंधित 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार होता है कि सोरठा या रोला छंद की परिभाषा व उदाहरण लिखिए, या फिर पहले से पंक्तियाँ दी रहेगी, कविता दिया रहेगा और आपसे पूछेगा दिए गए पंक्तियों में कौन सा छंद है। आपको पहचान कर नाम लिखना होगा। तो आप कैसे पहचानेंगे, यही जानने के लिए तो आप आए हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। यह बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले छंद। छंद होता क्या है, इसकी परिभाषा जानते हैं। वर्ण, मात्रा, चरण, यति, गति, तुक आदि से बंधी हुई संगीतात्मक व लययुक्त रचना छंद कहलाती है। वैसे छंद का अर्थ बंधन होता है। आप कह सकते हैं जिस रचना में वर्ण, मात्रा, चरण, यति, गति, तुक आदि के नियमों की बंधन होती है, उसे छंद कहते हैं। छंद के प्रयोग से रचना पद्य बन जाती है, काव्य बन जाती है और उसमें संगीतात्मकता व लय या प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। ये तो छंद की बात हो गई। अब देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए वर्ण। वर्ण क्या होता है, यही आप। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अरे जो अक्षर होते हैं जैसे अ, आ, ई, क, ख, च, ट, ये सब क्या हैं, एक अक्षर हैं, वर्ण। वर्णमाला में सब पूरे अक्षर होते हैं ना, तो वही वर्ण। ऐसे वर्ण का आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग वर्णवृत्त छंद में होता है और आपको मात्र मात्रिक छंद पढ़ना है, सोरठा और रोला। इसलिए आप यहाँ मात्रा पर ध्यान दीजिए, यहीं से आपको ध्यान देना है, बाकी पूरा छंद समझ में आ जाएगा। अगर ऊपर का आप भूल गए तो भी कोई बात नहीं, यहाँ से मैं जो आपको बता रहा हूँ बस आप उसे याद रखिएगा। मात्रा, देखिए मात्रा किसे कहते हैं, स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वर अ से लेकर औ तक जितने भी वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर। तो स्वरों के उच्चारण में जो समय लगेगा उसे मात्रा कहेंगे। देखिए मात्रा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2। लघु, गुरु। लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा। इसे लघु को ह्रस्व भी कहते हैं, गुरु को दीर्घ भी कहते हैं। लघु और गुरु। तो जान लीजिए आप मात्रा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, याद रखिएगा बस। मात्रा 2 प्रकार के, लघु और गुरु। लघु का मतलब छोटी और गुरु का मतलब बड़ी। लघु मात्राएं कौन कौन सी हैं, अ, ई, उ, री। ये जो 4 मात्राएं हैं ये लघु मात्राएं हैं और इनका चिन्ह खड़ी पाई जैसा है, यहाँ देख रहे होंगे। लघु मात्राएं कौन कौन सी हैं, बस 4 याद रखिएगा, अ, ई, उ, री, और इनका चिन्ह है खड़ी पाई जैसा। इन्हें हम संख्या में 1 गिनते हैं। लघु मात्रा को कितना गिना जाता है, 1, और इसका प्रतीक चिन्ह कैसा है, खड़ी पाई जैसा। अब जानिए गुरु यानी दीर्घ मात्राएं, बड़ी मात्राएं। अ, ई, उ, री को छोड़कर बाकी जितने हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 दीर्घ हैं, गुरु हैं। इनका चिन्ह गणित के वक्राकार जैसा है, ऐसा यश जैसा, वक्राकार रेखा जैसा। इन्हें संख्या में 2 गिनेंगे। गुरु को 2 गिना जाता है, लघु को 1। मात्राएं कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, लघु और गुरु। लघु मात्रा कौन कौन सी, अ, ई, उ, री, और इन 4 को छोड़कर बाकी सब जितने हैं वो क्या हैं, गुरु। अब बचता है अनुस्वार यानी ये अंग का मात्रा, और विसर्ग यानी अह का मात्रा। ये जो अंग और अह हैं यानी अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये भी गुरु मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। अनुस्वार और विसर्ग कैसी मात्राएं हैं, गुरु मात्राएं हैं।
देखिए यहाँ चिन्ह बना दिया है, ये ध्यान रखिएगा। बस लघु अ ई उ री, बाकी सब जितने हैं वो क्या है, गुरु। आपको बस यही लघु याद रखना है। अब कुछ विशेष बात बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चंद्र बिंदु युक्त वर्ण लघु होता है। चंद्र बिंदु का मतलब ऐसे आधा चांद ऊपर बिंदु, ये क्या कहलाती है आकृति, चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु युक्त वर्ण लघु होता है। अगर कोई वर्ण पर चंद्र बिंदु है तो वर्ण क्या होगा, लघु होगा। जैसे देखिए यहाँ चांद और हंसना, चांद ऐसे तो आ है, इसमें दीर्घ मात्रा है आ, बड़ी मात्रा गुरु, लेकिन ऊपर क्या लगा है, चंद्र बिंदु, इसलिए हो जाएगा लघु। ऐसा द जिसमें कोई मात्रा न लगा हो तो द, उसमें क्या होता है अ क्या है, गुरु, अरे सॉरी लघु, तो ऐसा चिन्ह कर दिए। उसी तरह देखिए हंसना, ह क्या है, लघु, ह में कोई मात्रा नहीं है तो अ होगा, अ लघु है। लेकिन ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु, इसलिए लघु ही रहेगा। अगर रहता अंग अनुस्वार तब क्या हो जाता, गुरु। अह विसर्ग होता तो भी गुरु हो जाता। बस ये चंद्र बिंदु युक्त वर्ण लघु होता है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, अर्ध व्यंजन से पूर्व का वर्ण अगर लघु है तो गुरु हो जाता है। जब आप मात्राओं की गणना करेंगे, गिनेंगे, तो अगर बीच में अर्ध व्यंजन आता है यानी आधा व्यंजन, जैसे सत्य में आधा त है, मध्य में आधा ध है, साहित्य में आधा त है, त्याग में आधा त है, तो अगर अर्ध व्यंजन से पूर्व का वर्ण यानी पहले वाला वर्ण अगर लघु है तो गुरु हो जाता है। जैसे सत्य, स क्या है, स में अ है, लघु है, लेकिन अर्ध व्यंजन है इसके बाद, तो यहाँ लिखे हैं ना अर्ध व्यंजन से पूर्व का वर्ण अगर लघु है, तो हाँ यहाँ अर्ध व्यंजन से पूर्व का वर्ण लघु है, तो अब क्या हो जाएगा, गुरु। अब य में लघु है। उसी तरह मध्य, म क्या है, लघु, लेकिन बाद में अर्ध व्यंजन है, इसलिए पहले वाला वर्ण गुरु हो जाएगा, य में लघु। साहित्य में देखिए आ गुरु है तो गुरु का चिन्ह लगा दिए। फिर यहाँ छोटी है, छोटी क्या होता है, लघु, तो लघु का चिन्ह लगा दिए। लेकिन यहाँ लघु नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अर्ध व्यंजन से पहले वाला वर्ण गुरु है, तो अब ये अर्ध व्यंजन और ये मिलकर गुरु हो जाएगा। ऐसे ऐसे अब य में लघु। अगर अर्ध व्यंजन से पहले कोई वर्ण नहीं है तो अर्ध व्यंजन को छोड़ देंगे, इसकी गिनती ही नहीं की जाएगी। समझ गए? अगर बीच में है और पहले वाला लघु है तो उसे गुरु कर देंगे मिलाकर, और अगर शुरू में ही अर्ध व्यंजन है तो इसकी गणना नहीं की जाएगी। बस यहाँ या ग ऐसे। चरण देखिए, मात्रा समझ गए ना, मात्रा दो प्रकार के, लघु और गुरु। लघु मात्राएं अ ई उ री, बाकी सब गुरु। अंग और अह अनुस्वार और विसर्ग भी गुरु हैं। और ये चंद्र बिंदु युक्त वर्ण क्या होता है, लघु, अभी आपको बताया। अब जानिए चरण। चरण क्या होता है? कविता की जो पंक्तियां होती है, जैसे मान लीजिए 4 लाइन की कविता है, 4 पंक्ति की, यही इसकी क्या है, चरण। कविता की पंक्तियों को चरण कहते हैं। जैसे पहला चरण हो गया, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। अब गति, गति क्या होता है? कविता के लय प्रवाह को गति कहते हैं। यानी जब कविता को एक लय के साथ, एक प्रवाह के साथ बिना रुके पढ़ते हैं, उसे क्या कहेंगे, गति। अब क्या है यति? यति, यति का मतलब होता है विराम। जहाँ पर विराम होता है उसे यति कहते हैं। यानी जब कविता को लय के साथ पढ़ेंगे, प्रवाह के साथ पढ़ेंगे, वो गति होगा। और जहाँ पर रुकना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा, वहाँ पर यति होता है, उसे यति कहते हैं। अब तुक, तुक क्या है? प्रत्येक पंक्ति के अंत में जो वर्ण और मात्राओं की समानता होती है उसे तुक कहते हैं। अब देखिए छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। वर्णिक छंद क्या होता है? जिस छंद में वर्णों की संख्या निश्चित होती है उसे वर्णिक छंद कहेंगे। मात्रिक छंद, जिस छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित होगी उसे मात्रिक छंद कहेंगे। मुक्तक छंद, जिस छंद में न तो वर्ण और न ही मात्राओं की संख्या निश्चित रहेगी, जो स्वतंत्र रूप से लिखे जाएंगे, वो मुक्तक छंद। आपको मात्र मात्रिक छंद के 2 भेद पढ़ने हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मात्रिक छंद,
मात्रिक छंद देखिए 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। ये भी समझा देता हूँ, बहुत आसान। जैसे मान लीजिए 4 पंक्ति की कविता है। सममात्रिक छंद यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में बराबर मात्रा होगी, सममात्रिक बराबर मात्राएं होंगी, उसे सममात्रिक छंद कहेंगे। अगर इसमें 24 है पहले में, तो प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 24 24, पहले दूसरे तीसरे चौथे सब में 24, उस सममात्रिक छंद कहलाएगा। दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक यानी जिसकी पहली और तीसरे चरण की मात्राओं में समानता होगी। जैसे दोहा, दोहा के पहले तीसरे में 13 मात्रा होती है और दूसरे चौथे में 11। तो जिसके पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे चरणों की मात्राओं में समानता हो, वह अर्ध सममात्रिक। विषम मात्रिक छंद जिसमें 4 से ज़्यादा चरण हो, जिस छंद में 4 से ज़्यादा पंक्तियां हो, वो क्या कहलाएगी? विषम मात्रिक छंद। समझ रहे होंगे ना? सममात्रिक छंद का मतलब जिसकी प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या समान है। अर्ध सममात्रिक छंद जिसकी पहली तीसरी दूसरी चौथी चरणों की मात्राओं में समानता है। विषम मात्रिक छंद जिसमें 4 से ज़्यादा चरण हैं, 4 से ज़्यादा पंक्तियाँ, वो क्या कहलाएगी? विषम मात्रिक छंद। अब देखिए यहाँ पे सोरठा, आपसे पूछेगा कि सोरठा का लक्षण या परिभाषा लिखिए, तो क्या आप लिखेंगे? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब जिसका पहला तीसरा दूसरा चौथा चरण मिले, वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह दोहे का उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? इसके 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। क्यों है? देखिए यहाँ उदाहरण, इसकी पहली तीसरी दूसरी चौथी चरणों की मात्राओं में समानता है, इसलिए कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद। ये समझ गए ना? अब क्या है? यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा होने का मतलब ही बता रहे हैं आपको। इसके 4 चरण होते हैं, यानी 4 लाइन होती हैं, 4 पंक्तियाँ। पहले और तीसरे चरण में 11। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा में क्या होता है? पहले तीसरे में 13 होता है, दूसरे चौथे में 11। लेकिन यह सोरठा है, यह दोहे का उल्टा होता है, इसीलिए इसके पहले तीसरे चरण में 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये तो आप परिभाषा लिख लेंगे, लक्षण लिख लेंगे। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण है, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब इसके ऊपर देखिए हम मात्रा लगाए हैं। आप मात्रा लगाने समझ लीजिए, नियम आपको अभी ऊपर बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। जो कौन सी मात्रा है इसमें? ओ क्या होता है? बस लघु कौन कौन सा है? अ, ई, ओ, री, बाकी सब गुरु हैं। तो यहाँ ओ है तो गुरु है, तो ऊपर गुरु का चिन्ह है। स में छोटा ऊ है, छोटा ऊ क्या होता है? लघु, लघु का चिन्ह। म में छोटी है तो छोटी क्या होता है? लघु, ऊपर लघु का चिन्ह। र जिसमें कुछ ना हो उसमें अ होता है, तो अ क्या है? लघु। त अ क्या है? लघु। फिर छोटी तो लघु ऊपर, फिर छोटी तो लघु। हो ओ क्या है? ओ गुरु है, इसलिए गुरु का चिन्ह। फिर छोटी, यहाँ पर एक तो एक्स्ट्रा हो गया है, ये मत मानिएगा। फिर छोटी इसका लघु। अब गिनते हैं, गुरु को कितना गिनना है? 2 और लघु को 1। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और एक यहाँ 11। तो पहले चरण में 11 मात्रा आ गए। अब दूसरा देखिए, गणनायक करिवर बदन। ग में लघु, जिसमें कुछ नहीं उसमें अ, तो लघु लग गया। न में लघु, ऊपर लघु लगा दिए। फिर नायक, आ है गुरु, य लघु, क लघु, फिर क में लघु, फिर र में छोटी है लघु, व में लघु, र में लघु, बदन
लघु लघु लघु। अब इसको गिनेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 गिन कर लिख दिए 13। फिर करहु अनुग्रह सोय, क लघु है, र लघु है, ह में छोटा ऊ लघु का चिन्ह, अ लघु है, न में छोटा ऊ है, लेकिन गुरु क्यों हुआ? अब देखिए बताए थे ना कि अगर अर्ध व्यंजन से पहले वाला वर्ण लघु है तो गुरु हो जाता है। यहाँ देखिए अर्ध व्यंजन है, ग में आधा र है और इससे पहले वाला लघु है इसलिए ऊपर गुरु हो गया। फिर ग में लघु, ह में लघु, ओ में गुरु, फिर लघु, गिनेंगे तो 11 होगा। इसी तरह देखिए लास्ट वाली पंक्ति बुद्धि। अब देखिए आधा द है, अर्ध व्यंजन से पूर्व वाला वर्ण लघु है, व में छोटा ऊ है लघु, लेकिन अर्ध व्यंजन है तो गुरु कर दिए हैं। ध में छोटी लघु, रा गुरु, सी छोटी लघु, शुभ छोटा ऊ लघु, भ लघु, ग में छोटा ऊ लघु, न लघु, स द न तीनों लघु लघु लघु। कुल में हो जाएंगे गिनने पे 13 मात्रा, 2 3 2 5 6 2 8 2 10 2 12 और 13। तो आपको इसी तरह लक्षण लिखकर उदाहरण लिखना है और मात्रा लगा देना है। देखिए यह सोरठा था, अर्ध सम्मात्रिक छंद था। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं हैं। समझ गए होंगे। अब उसी तरह से रोला जानते हैं। रोला सममात्रिक छंद है, सॉरी यहाँ टाइप हो गया है। रोला सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की समानता हो, तो रोला सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। देखिए सब में 24-24 है, इसीलिए सममात्रिक है। सोरठा क्या था? अर्ध सममात्रिक, क्योंकि उसके आधे चरण सम थे, बराबर थे, पहला तीसरा दूसरा चौथा। रोला सममात्रिक छंद है, क्यों है समझ ही गए होंगे। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 व 13 मात्राओं पर यति होता है। यति का मतलब विराम। अब देखिए ये आप लक्षण लिख लेंगे, याद कर लीजिएगा, और उदाहरण लिखकर आपको इसी तरह मात्रा लगा देंगे। जैसे को पापीह पंचत्व प्राप्त सुनी जगमंधावत, बनी बनी 52 वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै तकी ताकी लोथ त्रिफतगा के तटलावत, 9 2 11 हो 3 5 ही विसरावत। ये उदाहरण है। इसके ऊपर देखिए मात्रा एक ठो लगाकर आपको बता दे रहे हैं, बाकी आपको ध्यान है ही, लगा लीजिएगा। को ओ है गुरु, छोटा ऊ लघु, पा आ गुरु, छोटी लघु, ह में लघु, प में लघु, ऊपर चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु लघु होता है। भले अगर वर्ण गुरु है और अगर चंद्र बिंदु है तो लघु हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चंद्र बिंदु लघु होता है, लघु है। च लघु है लेकिन अर्ध व्यंजन से पहले लघु है, तो अब गुरु कर दिए मिलाकर। व लघु है। प्रा आ लघु, आ गुरु है। फिर त लघु है। फिर स में छोटा ऊ लघु, न में छोटी लघु, ज ग म न सब में लघु लघु लघु, धा में आ गुरु, व में लघु, त में लघु। गुरु को कितना गिनना है? 2 और लघु को 1। 2 1 3 2 5 2 7 8 10 11 12 13 3 15 15 3 18 1 19 20 21 22 23 24। सॉरी फिर से गिनते हैं। 2 3 2 5 2 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 और ये 2 24। इस तरह से आप जब मात्रा लगाकर प्रत्येक चरण में गिनेंगे तो रोला के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा आएंगी। आप लक्षण और उदाहरण याद कर लीजिएगा, और अगर पहचान कर लिखने को आएगा तो भी आप सबसे पहले क्या करेंगे? मात्रा लगाएंगे। अगर पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13 मात्रा आएंगी तो कौन सा छंद होगा? सोरठा। और अगर सब में मात्रा लगाने पर 24-24 मात्राएं आई तो आप जान जाएंगे कौन सा छंद है? रोला। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।